हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सीए अंजुल जैन और मैं आज हूँ माधव हेड़ा, सीए इंटर जनवरी 21, ऑल इंडिया रैंक। आई रिपीट, ऑल इंडिया रैंक 8th। वेरी बिग अचीवमेंट माधव। फाइनली सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 8th लेकर आए हैं आप। कैसा लग रहा है? हाउ डज इट फील टू बी एन ऑल इंडिया रैंकर एंड दैट टू अ सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंकर? हाउ डज इट फील? सर बहुत खुशी होती है। फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। मैंने आपको जब रिजल्ट बताया था तब आप भी बहुत खुश थे। मेरा रिएक्शन उस टाइम ऐसा था कि मैं रिजल्ट आने से पहले गेम खेल रहा था माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो मैंने जस्ट एक बार ऐसे ही रिजल्ट चेक करा कि आया या नहीं आया। तो उस टाइम रिजल्ट ढंग से अपडेट भी नहीं हुआ था कि उस टाइम उस पर आ रहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 21 मार्च। तो मैंने उसमें चेक करा तो उसमें था पास और पास, वो देखा मैंने बस, और नीचे 608। मैं भागते हुए गया रूम में, पास दोनों ग्रुप में पास, सब बहुत खुश हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार रैंक चेक करते हैं, क्योंकि नवंबर का रिजल्ट थोड़ा सा रैंक हायर मार्क्स पे गई थी, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन कम थी। लेकिन मैंने कहा एक बार चेक करते हैं, और मेरे को लगा था कि अगर आएगी तो भी 30 to 50 के अंडर आएगी। तो मैंने एक बार चेक करा तो ऑल इंडिया रैंक 8 थी। तो उस टाइम मैं कांपने लग गया था। मम्मी पापा बहुत खुश थे, दादी दीदी सब बहुत खुश थे। तो ये था बस। एक्चुअल में वो एक फीलिंग है शायद अपन डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर। सही है। मतलब यू टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स इन क्लास 11th एंड 12th, एंड हम जब कॉमर्स लेते हैं तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास करियर के अंदर चूज करने को अवेलेबल होते हैं। तो फिर उस सब इतने सारे जो ऑप्शंस हमारे पास थे उसमें से सीए ही क्यों? मतलब व्हाई यू ऑप्टेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर कॉमर्स में सबसे रिस्पेक्टेड कोर्स सीए, उसके बाद में जो पोजीशन सीए बनने के बाद में जो पोजीशन सोसाइटी में मिलती है और जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलती है, वो कॉमर्स की फील्ड में मेरे को नहीं लगता किसी और कोर्स में है। तो और इंस्पिरेशन भी था कि 11th 12th से मैं आपके साथ पढ़ रहा था और मेरे काफ़ी सारे कजन्स हैं जो कि सीए ही हैं। तो इंस्पिरेशन वो भी थे कि हाँ सीए करनी है कॉमर्स के बाद में, और कॉमर्स फील्ड में घुस के सीए ही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कोर्स है, तो उसमें ही एंटर करना है। ग्रेट। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा और आपने सुना भी होगा, लोग आज भी ऐसा बोलते हैं, परसेप्शन है लोगों के माइंड के अंदर कि सीए जो है वो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स है और पॉसिबल ही नहीं है क्लियर करना एक बार के अंदर, या हो ही नहीं सकता बच्चों से। सिर्फ टॉपर ही सीए बन सकता है, जो एवरेज बच्चा है वो सीए नहीं बन सकता। तो आपको भी ऐसा लगता था कि सीए इज़ अ वेरी डिफिकल्ट? आपने अभी सीए सीपीटी दिया था और उसके बाद आपने भी सीए इंटर का ऑल इंडिया रैंक है, तो क्या आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या अब परसेप्शन चेंज हो गया है कि इंटर में रैंक लाने के बाद में आसान हो गया है? क्या है मैं ख्याल कि इट इज़ वेरी वेरी हार्ड, इट इज़ अनब्रेकेबल, इट इज़ एक्चुअली नॉट अचीवेबल, या अचीव किया जा सकता है अगर हम तो सही तरीके से मेहनत करें तो? सर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इजी है या फिर बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन हाँ बहुत टफ नहीं है, अनबीटेबल नहीं है। अपन अगर कंसिस्टेंट रहें पढ़ाई के साथ, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी और जो बेस बिल्डिंग है टीचर्स का, वो अगर सही अपने कॉम्बिनेशन मिल जाए तो पास करना मतलब टफ नहीं है, और अपन इजीली पास कर सकते हैं। और अगर अपन टेस्ट देते रहें कंटिन्यूसली तो अपने अपना भी नर्वसनेस कम होता है एग्जाम टाइम में, कि अपने को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से आंसर लिखने हैं, कैसे अपने को अप्रोच करना है पेपर को। तो उस सब का भी, वो सब भी कंपैरेटिवली इजी अपने लिए होता है अगर अपन टेस्ट सीरीज देते रहे तो। ओके, सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एवरेज बच्चा अगर स्मार्टली इसको पढ़े तो क्रैक कर सकता है आपके हिसाब से? यस सर। ओके, ग्रेट। सो माधव, आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एक ऑल इंडिया रैंक 8th आप लेकर आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सिंगल डिजिट रैंक लेकर आना अपने आप में उससे भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? या शुरू से एम था कि ऑल इंडिया रैंक ही लेके आना है, या शुरू से दो बोथ ग्रुप्स का एक था या एक सिंगल ग्रुप का था? क्या स्ट्रैटेजी रही बेसिकली आपकी जब आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? सर जब मैंने सीपीटी क्लियर करा मेरे माइंड में ये तो क्लियर था कि मेरे को दोनों ग्रुप देने हैं, लेकिन रैंक मेरा स्टार्टिंग से नहीं था। मैं कहीं और जा रहा था, सबको मालूम है। फिर जब मैं सीपीटी के रिजल्ट के बाद आया था तो आपने मेरे को बोला था कि तेरे में पोटेंशियल है, तू कर सकता है, तू बस ऑफलाइन क्लास और कोई ऐसा ले जो तेरे को मोटिवेट करता रहे, सपोर्ट रहे। तो उस टाइम मैंने स्विच करा, और फिर उस टाइम से मेरे को थोड़ा लगने लगा कि हाँ मैं रैंक ला सकता हूँ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत था कि हाँ आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, वो थोड़ा मूव चल रहा। लेकिन जब नवंबर 19 में यहाँ से 2 रैंक्स निकली, और उनमें से एक जैसे विपुल सेन वो मेरा दोस्त है, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ अगर इसकी रैंक आ सकती है यहाँ से तो मेरी क्यों नहीं। तो उसके बाद में मेरा एफर्ट डबल हो गए, और मेरे को हो गया कि हाँ अब रैंक तो लानी है चाहे कैसे भी करके। लेकिन हाँ उसके बाद मेरे एफर्ट्स डबल हो गए और बूस्ट उसके बाद में मेजर मिला।
और स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरा क्लासेस के टाइम पे ऐसा था कि मेरा प्रायोरिटी बेसिस पे मेरा ये था कि क्लास से जाते ही मेरे को रिवाइज करना है, जो भी मैंने पढ़ा है उस दिन, जो भी क्लासेस में पढ़ा है वो मेरे को क्लास में घर पे जाके रिवाइज करना है। उसके बाद में अगर टेस्ट भी हो रहे हैं तो मेरा प्रायोरिटी हमेशा ये रहता था कि क्लास में जो है वो रिवाइज करूँ, उसके बाद मैं टेस्ट को प्रायोरिटी दूँ। लेकिन अगर अपन क्लास के टाइम पे अगर अपन रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब अपन बाद में उसको रिवाइज करने जाते हैं तो रिकंसाइल करने में डिफिकल्टी होती है और अपन रिकलेक्ट नहीं कर पाते कि ये लिंकिंग कहाँ से थी कौन से सब्जेक्ट की। और उसके साथ में फिर अगर क्लासेस के बाद में जो टाइम था उसमें मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैंने प्लान बना लिया था कि मेरे को इतने दिन में इतना कोर्स करना है और मैं हमेशा एक बार में एक ही सब्जेक्ट लेता था और उसके बाद में एक टेस्ट कंपलसरीली, एक टेस्ट भले ही मेरे को कॉन्फिडेंस उतने दिनों में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन एक टेस्ट देना मेरा कंपलसरी था हर एक रिवीजन के बाद में। तो उसके बाद में मेरा धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई और मेरा टाइमिंग फिर मैंने ऐसा शिफ्ट कर लिया था कि मैं रात को पढ़ता था और दिन के टाइम पे सोता था, क्योंकि घर के टाइम उस टाइम पे दिन के टाइम पे कोविड का सिचुएशन भी था तो काफ़ी सब मस्ती करते रहते थे, तो मेरा ही मन करता था मस्ती करने का। तो मैंने अपना टाइम ऐसा शिफ्ट कर लिया, जिस टाइम सब सो रहे हैं उस टाइम मैं पढ़ूंगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे, फोकस बना रहे मेरा। तो इसलिए मैंने अपना टाइम शिफ्ट करके मैं सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में जब भी नींद आती थी तब मैं सो जाता था, 6-7 घंटे की नींद, फिर वापस थोड़ा बहुत उठ के थोड़ा बहुत फ्रेश होना, उसके बाद में फिर वापस पढ़ाई पे लगना। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। और 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी में ऐसा था कि मैंने स्टार्टिंग से ही 2-3 दिन पहले से मैंने एक पेपर बना लिया था, उसमें डेट्स लिखी थी। 1.5 डेज जो हमारे यस सर, एग्जामिनेशन के पहले हमारे को जो यस डेढ़ सर, दिन मिलता है, जो टाइम गैप हमारे को मिलता है एग्जाम के बीच में, वो डेढ़ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डेढ़ यस दिन सर। बिल्कुल। उस टाइम पे नर्वसनेस भी काफ़ी हो जाती है अगर अपन अपना पहले से क्लियर नहीं है कि अपने को करना कितना है और कैसे करना है। मैंने एक पेपर पे पहले ही लिख लिया था कि डेट्स इन डेट्स पे और जो डेट्स पे एग्जाम था उस पे था बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम, दोनों मेरे कॉलम्स बने हुए थे। तो उसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ था चैप्टर ये और उनको जैसे जैसे करता जाता था उनको कट करते जाता था और फिर आगे बढ़ता जाता था। तो उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि मेरे को पहले से ही क्लियर था कि मेरे को इतना करना है और आज के दिन में करना है। और वो जब कंप्लीट होता था तो इतना बूस्ट मिलता था कि हाँ, जितना मेरा टारगेट था मैं उतना कर रहा हूँ, तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जितना मैंने एक्सपेक्ट करा है खुद से वो मैं अचीव कर पाऊंगा। ओके, ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। पर्टिकुलरली जो 1.5 डे जो हमारे को एग्जामिनेशन के पहले बेसिकली मिलता है, तो उसमें माधव ने बताया कि हमें अपना टाइम स्लॉट के हिसाब से फिक्स कर देना है। देन एक अनदर एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है माधव के आंसर में, वो था कि अपना शेड्यूल को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडिफाई करना, चेंज करना। क्योंकि दिन के अंदर हैं, जैसे माधव बता रहे हैं कि वो मॉर्निंग में 7 to 11 के बीच में सोते थे और रात के अंदर उन्होंने जग के पढ़ाई करी जब शांत माहौल थे। तो वैसे ही शायद हो सकता है कुछ बच्चे हों जो लेट नाइट पढ़ने वाले हों, या कुछ बच्चे हों जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वाले हों। तो अपने शेड्यूल को आप अपने यस, अकॉर्डिंग हर के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहां आपका स्ट्रेंथ है उस पर काम करें। वो हर जने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका स्ट्रॉन्ग कहाँ है, उसका लर्निंग पावर किस टाइम पे बेटर है, उसको उस हिसाब से अपना शेड्यूल करना पड़ेगा और उस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा ताकि उसका लर्निंग जल्दी हो पाए और वो फोकस अच्छे से बना पाए। स्टूडेंट कैन बी अ लेट अर्ली स्टडियर बर्ड और और ही नाइट कैन ओवल। बी अ अर्ली बर्ड एज वेल। करेक्ट, तो उसको अपने हिसाब से फॉलो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए। ग्रेट। माधव, एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है, हम अजमेर के अंदर हैं, आप अजमेर से बिलोंग करते हैं, अपना अपना पूरा स्कूलिंग देन सीपीटी सी इंटर अजमेर से किया है। यस, एक बहुत टेंडेंसी है जो शायद आपने भी देखा होगा और आपके टाइम पे आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपने देखा होगा, कि वी हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू मूव आउट ऑफ अजमेर, कि हम सीपीटी तक अजमेर है, या अभी करंट सिनेरियो में हम सीए फाउंडेशन तक अजमेर है और हम सीए इंटर बाहर मूव करने की बात करते हैं ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ रीजन। क्या आपको भी ऐसा लगता था कि आपको सिटी के बाहर जाना चाहिए पर आप सिटी के बाहर नहीं गए? क्या कोई एडवांटेज रहा शहर में रह के पढ़ने का, अजमेर में रह के पढ़ने का, अपने होम टाउन रह के पढ़ने का, फैमिली एटमॉस्फेयर में रह के पढ़ने का, या बाहर जाने का डिसएडवांटेज था, या बाहर जाने का कोई एडवांटेज था जो आप मिस करें? आपको ऐसा सर लगता है? मेरा बाहर जाने का स्टार्टिंग से नहीं था। मेरा था कि अगर मेरे को क्लासेस लेनी भी है तो मैं ऑनलाइन ले सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने प्रेफर करा कि ऑफलाइन जाऊँ। उसमें मेरा बेसिकली ये था कि जो टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है सीए इंटर में, क्योंकि जब तक अपने को बूस्ट नहीं मिलेगा और टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग नहीं होगा तब तक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टीचर से इंटरेक्ट करना व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी सब के थ्रू। और अजमेर में रह के ये एडवांटेजेस ये रहे मेरे को कि एक तो फैमिली सपोर्ट, क्योंकि सीपीटी से सीए इंटर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है और इसको चेंज करने में, क्योंकि हमारा सीपीटी था पूरा ऑब्जेक्टिव, उससे सब्जेक्टिव जाना और वो भी 8 सब्जेक्ट्स और वो भी इतना वास्ट कोर्स, तो उसको कवर करने के लिए एक फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। फैमिली सपोर्ट और टीचर जिसको मैं पहले से जानता हूँ, जिसके ऊपर मेरे को फेथ था स्टार्टिंग से, मैं 11 से यहीं पे हूँ
तो मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ा फेथ था कि हाँ टीचर सही है, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, और मैं फेथ कर सकता था कि हाँ मेरे को टीचर सही मिले हैं और कोर्स अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आना प्रेफर करा, और फैमिली सपोर्ट जो कि एक मेजर रोल प्ले करता ही है, वो भी था। बिल्कुल। सो फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पर्टिकुलरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि मदर का रोल एक बच्चे के लाइफ के अंदर, एजुकेशन जो सी इंटर है, जो सबसे हार्ड कोर पीरियड है पढ़ाई के दौर में, तो एक फैमिली सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो शायद वो इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं आज ऑल इंडिया रैंक 8th के फॉर्म के अंदर हमें दिख रहा है। दैट्स ग्रेट। माधव, एक अनेक सब बच्चों के साथ में प्रॉब्लम थी, आपके साथ में भी प्रॉब्लम हुई है। आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट वाज May 20, तो आपने बेसिकली अपना जो पढ़ाई स्टार्ट किया वो सब May 20 के परसेप्शन में स्टार्ट किया था। देन हमारे यहाँ पर कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, अटेम्प्ट्स बहुत पोस्टपोन हुए, रीशेड्यूल हुए बार बार। तो हाउ डिफिकल्ट दैट टाइम वाज फॉर यू, कि किस तरह से वो इतने लंबे टाइम तक, मई तक मैं मानता हूँ आपने पूरा सपोर्ट सबके साथ उस तरह से प्लानिंग किया, पर वो अनादर जो 6-8 महीने हमारे को एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ा, एक्स्ट्रा 6-8 महीने आपको डेडिकेट करने पड़े, तो वो सेम डेडिकेशन के साथ किस तरह से आपने वो 6-8 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाई करें? क्योंकि आपने जनवरी 21 में अटेम्प्ट दिया है, जो आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट May 20 में था। नेचुरली आपकी गलती नहीं है उसके अंदर, जो कोविड का लॉकडाउन का सिनेरियो था जो सबके साथ में था, जो आपके लिए और एक आई डोंट नो इट्स अ बोन और अ बेन फॉर यू, मुझे नहीं पता, वो आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। हाउ डिफिकल्ट वाज इट, या इट वाज अ ब्लेसिंग, कैसा था? सर जब पहला पोस्टपोनमेंट हुआ था तब तो एक तरीके से खुशी था कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, क्योंकि सीए में कितना ही पढ़ लो कम ही लगता है, ये लगता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं और पढ़ लेता। लेकिन फर्स्ट में था कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट हो गया, थोड़ा सा टाइमिंग और मिल गया। लेकिन फिर जब सेकंड पोस्टपोनमेंट हुआ तब थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लग गया कि हाँ अब कितनी बार पढ़े, इतना बार पहले ही पढ़ चुके हैं, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर मैं ऐसा करता था कि जैसे ही एक पोस्टपोनमेंट हुआ तो मैं 1-2 दिन का ब्रेक लेता था, माइंड को कूल करता था, फिर वापस पढ़ाई में। और इसमें मेरा फैमिली का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि उस टाइम पे सपोर्ट रखना और मम्मी पापा का केयर, वो उसने मेरे को वापस पढ़ाई करने के लिए बूस्ट भी किया, और मम्मी पापा सपोर्ट करते थे, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी हेल्प हुई कि हाँ अब वापस पढ़ना है, थोड़ा ब्रेक हो गया, अब थोड़ा माइंड कूल हो गया, वापस पढ़ाई में लगना है, वापस जो गोल है उसकी तरफ अपने को वापस काम करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो डेडिकेशन मैंने माधव के सी एंटर की जर्नी में देखा है, वो डेडिकेशन अनमैच्ड है। ही इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल कि सैक्रिफाइसेस करे बिना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। आई रिमेंबर अ डे इन क्लास जब माधव शेव्ड हिज हेड एंड केम, मैंने बोला ये क्या हुआ? तो बोले सर बाल बहुत परेशान कर रहे थे, इसके लिए मैंने शेव करा लिया, अब कहीं बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं घर रह के तसल्ली से पढ़ सकता हूँ, कोई मुझे ले जाने के लिए घर से बाहर भी फोर्स नहीं करेगा इधर उधर जाने से। सो सच वाज हिज डेडिकेशन इन हिज लाइफ, इन हिज जर्नी ऑफ सीए इंटर। आई नो हिम फ्रॉम क्लास 11th। पर वो जो एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज है, जो डेडिकेशन एक बच्चे के एंड पर रिक्वायर्ड है सीए इंटर में, वो डेडिकेशन का एक ट्रू एग्जाम्पल है माधव, एंड इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। एक और चीज़ जो शायद माधव बेटर शेयर कर पाएगा, आई रिमेंबर माधव हैज़ अ कीपैड वाला फोन, अब तो शायद चेंज हो गया, Yes, sir. अब चेंज हो गया, पर सीए का इंटर का जर्नी ही है ना कीपैड वाला फोन, Keypad, वो Nokia. वो क्या कारण था, वो नोकिया वाले कीपैड वाले फोन का क्या था उसके सर पीछे? जून में मैंने जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था तब स्टार्टिंग में मेरे पास स्मार्टफोन था, तो फिर उस टाइम इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता स्क्रॉल करने में ही, और कुछ प्रोडक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम, मेरे को नहीं लगता था कि इंस्टाग्राम प्रोडक्टिव है, तो मैंने स्विच कर लिया था स्मार्टफोन से कीपैड पे। तो उससे मेरा जो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा था वो रिड्यूस हो गया, और मैं उसको प्रोडक्टिवली अपनी पढ़ाई में लगा पाया, और उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स है, उससे मेरे को काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा मिला, जो कि काफ़ी लोग अपने सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग से देख के, और मैंने सीपीटी में भी ये चीज़ अप्लाई करी थी, और उससे मेरे को बेटर रिजल्ट्स मिले थे, इसलिए फिर मैं सीए इंटर में भी अपने पूरी 1.5 साल पोस्टपोनमेंट होने के बाद भी मैं ये करता था। और जैसे कि है कि मतलब इंस्टाग्राम से स्टार्टिंग से रहता है कि हाँ इंस्टाग्राम करना है, थोड़ा सा एडिक्टिव भी हो जाता है, तो उस टाइम मेरा ऐसा था कि थोड़े टाइम बाद में चलो ठीक है इंस्टाग्राम थोड़ा सा चला लिया, एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए चला लिया, वापस बंद कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद में 15 दिन बाद में चला लिया, और धीरे धीरे करके वो एडिक्शन भी कम हो जाता है, और मतलब मन नहीं करता फिर कि हाँ इंस्टाग्राम करना, फिर उस टाइम अपने आप पढ़ाई का मन करता है, और जो गोल होता है उसकी तरफ मूव करने का मन करता है। So, a message for all the budding chartered accountants, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप से थोड़ा दूरी बनाए रखें, ऑल इंडिया रैंक को थोड़ा अपने पास में लेकर आए, माधव ये आपको बताना चाहते हैं, एंड ही हैज़ अचीव्ड इट, एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। थैंक यू। माधव, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क जो हम बात करते हैं
कि हार्ड वर्क इज़ नेसेसिटी, मैं भी बोलता हूँ हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या वाइटल चीज़ें हैं जो एक ऑल इंडिया रैंक या बोथ ग्रुप एक विद अ वेरी गुड स्कोर ज़रूरी है एक सीए इंटर के प्रिपरेशन के अंदर? सर एक तो फैमिली सपोर्ट, एक टीचर्स का जो वन टू वन इंटरेक्शन, वन टू वन मोटिवेशन रहता है, डाउट सॉल्विंग वन टू वन। जब भी मेरे को डाउट होता था, मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं उस टाइम कॉल कर देता था मैसेज करके कि हाँ सर आप फ्री हो, आपका मैसेज आया तो मैं उस टाइम कॉल करके हाथों हाथ डाउट सॉल्व कर लेता था। मतलब माइंड में नहीं रहता था, क्योंकि आगे पढ़ने का जब तक मेरा वो था कि अगर जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आगे मूव फॉरवर्ड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता ही है। उसके बाद में एक ये है कि एक तो बेस बिल्डिंग और पढ़ाई, मतलब सीए इंटर की जर्नी में जो मेरे को लगा सबसे इंपॉर्टेंट था वो था टीचर्स की स्टडी का बेस बिल्डिंग। उसके बाद में फिर सेल्फ स्टडी, एक टेस्ट देना और फैमिली सपोर्ट, ये सब का एक कॉम्बिनेशन था जो कि मेरे को हेल्प करा ऑल इंडिया रैंक 8 लाने में। So apart from hard work, we can say the family support, सेल्फ teach स्टडी self study, एंड टेस्ट। test series, टेस्ट इज अ मस्ट। and teachers का यस guidance. सर। So teachers का support and guidance throughout. Doubt clearing session बहुत important है, यस सर। और all the prospective chartered accountants in making in progress, doubt solve timely करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। डाउट सॉल्व करना के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, तो पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे। तो टीचर कभी आपको मना नहीं करते बिल्कुल। डाउट सॉल्विंग के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप डाउट सॉल्व लेकर आए हैं तो मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई और करी लॉ है। में तो मेरा 1 घंटे के बाद आधे घंटे की तो डाउट सॉल्विंग क्लास चलती थी क्लास के बाद में, साइड वाली क्लास में बैठ के। मतलब अंशुल सर हाँ, ने बहुत सारे अंशुल डाउट सर। सॉल्व बहुत सारे और डाउट सॉल्व अंशुल करे हैं। सर मतलब मना भी नहीं करते थे, और स्माइलिंग फेस के साथ पूरा डाउट बता देते, और ऐसे नहीं कि क्या डाउट लेके आया है, कुछ भी पूछ रहे हैं, वो सब नहीं था। अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करते थे। ओके, सो अ बिग क्रेडिट टू अंशुल सर एज वेल। श्योर। ठीक है, मतलब शेड्यूल क्या रहा फॉलो किया है? मतलब एक आपका कोचिंग के टाइम पर एक कोचिंग था जहां आपकी 6 से 7 घंटे की कोचिंग डेली बेसिस पर होती थी, और एक कोचिंग के टाइम पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर यू हैड सरप्लस टाइम घर के ऊपर जहां बैठकर अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते थे। तो ड्यूरिंग कोचिंग क्या शेड्यूल फॉलो किया, एंड आफ्टर कोचिंग क्या शेड्यूल फॉलो किया? सर कोचिंग से जाते ही सबसे पहले मैं 2 घंटे की नींद लेता था, क्योंकि कोचिंग से जाते ही पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि हम पहले से ही थके हुए रहते हैं। तो मैं 2 घंटे की नींद लेता था। उसके बाद में फिर उठ के जो क्लास में पढ़ा है वो घर पे जाके रिवाइज करा, पूरा कंप्लीट करा, डाउट उसमें जितने आए उनको मार्क करा, साइड में लिखा, अगले दिन उनको पूछा। उसके लिए उससे पहले फिर मेरा ऐसा था कि 6 या 7 घंटे की नींद इनफ रहती है एक, मतलब मूव ऑन करने के लिए। तो 6 से 7 घंटे की नींद के हिसाब से मैं 2 घंटे स्टार्टिंग में हो गए, तो 4 से 5 घंटे मैं रात को सोता, रात की नींद के लिए मैं अप्रॉक्स 1 या 2 बजे या 3 बजे के आसपास हो जाता था। उस टाइम तक फिर मैं पढ़ाई चलती रहती थी। तो और अगले दिन फिर डाउट सॉल्विंग पूछा। तो ये था मेरा मतलब क्लासेस के टाइम का शेड्यूल। और जैसे जैसे अपन रिवाइज करेंगे तो अपने पास ऐसा होता है कि टाइम बचने लग जाता है, रिवाइज करने के बाद अपनी स्पीड बढ़ती जाती है, तो थोड़ा टाइम बचने लग जाता है। तो उस टाइम पे मैंने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था और डीटी के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी हो गए थे, डीटी के सारे नोट्स रेडी हो गए थे, और काफ़ी सब्जेक्ट्स के नोट्स रेडी हो गए थे। सो अलोंग विथ कोचिंग ही आपने कुछ सब्जेक्ट्स थे जो खुद ने पढ़ के रिवाइज करके पैक कर दिए थे? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन साथ पढ़कर खत्म करना इज मोर इम्पोर्टेंट Yes, sir. rather देन वेटिंग कि मैं एक बार कोचिंग कंप्लीट कर लूँ और फिर चीज़ें कंप्लीट Yes, करूँ। sir. साथ पढ़ना कोचिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग जब खत्म हो गई थी एक बार, तो यू हैड वो 6-7 Yes. घंटे जो कोचिंग के थे आपके पास वो बच गए और आपके पास सरप्लस टाइम था। तो कहीं ऐसा है क्या माधव कि लोग बोलते हैं कि भाई कम से कम 12 घंटे पढ़ेंगे तो सीए बन सकते हैं, 15 घंटे पढ़ेंगे तो सीए बन सकते हैं, ऐसा है क्या, या फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम हमारे नंबर ऑफ आवर्स के अंदर? सर नंबर ऑफ आवर्स के अंदर हमेशा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मैंने कभी भी ये सोच के नहीं करा कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी है। मेरा हमेशा ये था कि 3 दिन में मेरे को ये खत्म करना है, तो एक दिन में इतना मेरे को खत्म करना ही पड़ेगा, जब जाके मेरा 3 दिन का जो मैंने टारगेट बना रखा है वो कंप्लीट होगा। तो उस एक दिन के टारगेट के लिए जितना भी टाइम लगता था मैं उसको डिवोट करता था, और बीच बीच में ब्रेक्स चलते रहते थे, और उसमें फिर जितना भी टाइम लगे वो उतना डिवोट होता था। और क्लासेस के जस्ट बाद जैसे ही क्लासेस खत्म हुई थी, मैंने सबसे पहले अपना प्लान बनाया था कि मेरे को इतने दिन में, और मैंने हमेशा एक बार में एक सब्जेक्ट लिया, 3-4 सब्जेक्ट एक दिन में करके मैंने कभी भी नहीं करा, क्योंकि उसकी वजह से टेस्ट देने में हमको डिफिकल्टी होती है। क्योंकि जब तक हमारा, अगर अपन 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं तो अपन कभी भी टेस्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल। एक बार में एक सब्जेक्ट फिर उसका टेस्ट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही प्लान कर लिया था कि मेरे को इतने दिन में कंप्लीट करना है, फिर एक टेस्ट देना है, फिर आधे दिन में चेक या फिर जो भी टीचर से बात करनी होती है कि क्या डिफिकल्टी आ रही है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टार्ट करता था। तो ऐसे करके मेरा कम से कम मई के टाइम पे 2 या 3 रिविजन्स का प्लान था। क्योंकि कोविड हो गया तो उसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स ऑफ कोर्स बढ़ गए। तो ऐसा मेरा प्लान था। उसके बाद में फिर 1.5 डेज में मैं वही 6 घंटे सोता था, और अपना कोर्स को पहले से ही डिफाइन कर रखा था, ब्रेक कर रखा था कि इतने टाइम में इतना, और
मैंने नोट्स पहले से ही ऐसे बना रखे थे जो मेरे 1.5 दिन में कवर हो सके। ओके, सो वाइल स्टडिंग आपने चीज़ों को बाइफरकेट कर दिया कि Yes, ये जो वो चीज़ें हैं जो मुझे 1.5 डे में जो मुझे टाइम गैप मिलेगा एग्जाम्स के बीच में, उसमें मुझे वापस से और देखनी है, एक कवर चीज करनी ये है। आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि हमारा स्ट्रांग कहाँ पे है और कोर्स में वीक कहाँ पे है, और उसको मार्क्स वेटेज से कंपेयर करके ये डिसाइड करना जरूरी है कि मेरे को पहले ये करना है और बाद में ये करना है। और 1.5 दिन में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ के लिए कम से कम 2 दिन या 2.5 दिन के अंदर एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो शेड्यूल है 20 डेज का अपने को ऐसा रखना चाहिए कि 2.5 दिन में टेस्ट के साथ हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो ओके, वो चीज़ जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स में हमारे को हमारा शेड्यूल को डिफाइन नहीं करना है, टॉपिक के टर्म्स में हमारे को शेड्यूल डिफाइन करना है, टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसमें कितने घंटे लग रहे हैं, उसके लिए समय नहीं देखना। Yes, sir. मतलब समय देखकर पढ़ाई नहीं नहीं हो करनी है, नहीं हो सकती है, माधव ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। माधव, कोई स्पेशल मैसेज आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हैं फॉर दिस, आप अपने टीचर्स को देना चाहते हैं, अपने फैमिली को देना चाहते हैं, एज अ मैटर यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक योर पेरेंट्स, एनीवन, योर फ्रेंड्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स फैमिली को सब थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे सपोर्ट करा और रैंक लाने में हेल्प करी, क्योंकि रैंक केवल, मैं नहीं मानता कि रैंक केवल अकेले अकेले स्टूडेंट की होती है। रैंक टीचर्स और फैमिली और स्टूडेंट तीनों के एफर्ट्स की होती है। तो टीचर्स को और फैमिली को, क्योंकि मम्मी पापा ने जितना केयर उस टाइम दिया, और जो भी मैं मतलब सबको, हम मतलब ऐसा था कि कोई आता भी था तो उसको मना कर देते थे कि अभी माधव की पढ़ाई का टाइम है तो अभी मत आओ, डायरेक्टली बिल्कुल उधर मना कर, वो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है भले ही, लेकिन स्टेप लेना पड़ता है। मम्मी बिल्कुल। पापा का भी उसमें एफर्ट होता है और टीचर्स का मोटिवेशन। और जब भी मेरे को थोड़ा बहुत लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा थक गया, तो मैं आपको कॉल करता था, अंशुल सर को कॉल करता था, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता था मेरे को कि हाँ अब वापस लगना है पढ़ाई करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए मैं टीचर्स को, फैमिली को और जिसने भी हेल्प करी मेरे को इस टाइम में, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो अब सीए कर रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। भले ही जैसे मेरे टाइम पे कोविड का सिचुएशन था, लेकिन कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। भले ही छोटे छोटे ब्रेक्स या फिर एक दिन का ब्रेक बीच में आप ले लो, अगर आप थक गए हो या फिर माइंड पूरा बर्नआउट हो गया है, तो एक दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन फिर वापस लगना जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ही। तो ऐसा है। That's great, Madhav. It was really nice to have you over here and you, sir. share your experience with the students and all the other member. जो लोग YouTube पर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है माधव से या मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कर सकते हैं। मैं माधव विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरी, एंड अगर हम लोग कहीं पर भी आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकें तो इट विल बी रियली ग्रेट। सो इट्स मी साइनिंग ऑफ ऑन दिस डे। Thanks again, थैंक यू सर। Madhav, for being over here. See you people very, very soon. Till then, take care. Bye bye. And do not forget to like, share, and subscribe to the ASI America YouTube channel for further updates. Till then, see ya. Bye bye.